जय भीम भाइयों, जय संविधान। आज मैं ईवीएम पर 5 सवाल पूछना चाहता हूँ भारत के चुनाव आयुक्त से। वो बहुत बड़े सम्मानीय पद पर हैं, इसलिए उनको सम्मान देना पड़ रहा है। वैसे तो वो चिलम चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने 3-4 सवाल दागे हैं। इन्हीं 5 सवालों में उनके उन 4 जो जवाब उन्होंने दिए हैं, उनके जवाब हैं और सवाल भी हैं, जो ये बात साबित करेंगे कि ईवीएम मशीन जिससे कि वोट डाला जाता है, उसमें बड़ी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है, टेम्परिंग की जा सकती है, हैकिंग भी की जा सकती है। सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस मेरे वीडियो को पूरा सुनें या देखें और समझें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ताकि मेरी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा संविधान प्रेमी लोगों तक पहुंच पाए और लोग इसके बारे में कुछ जान पाएँ। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे चिलम आयुक्त कहते हैं, चिलम चुनाव आयुक्त कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर कोई भी इंटरनेट नहीं है, जिसकी वजह से इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता और इसमें हैकिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं कि इसके अंदर इंटरनेट नहीं है, लेकिन इस बात का प्रूफ क्या है? क्या किसी भी ईवीएम बनाने वाली कंपनी ने कोई ऐसा प्रमाणित सर्टिफिकेट दिया है आपके लिए कि इसके अंदर इंटरनेट नहीं होता है, या फिर बाहर से इसमें कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया जा सकता? इसके अंदर ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि बाहर से इंटरनेट कनेक्शन इसमें जोड़ा जा सके। अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है उस कंपनी का, तो फिर आपकी बात पर क्यों भरोसा किया जाए? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने कोई एक गुप्त डिवाइस इसके अंदर जोड़ रखी हो, जिससे हम जब चाहें तो थर्ड पार्टी इंटरनेट जोड़ के अपना काम चला लें, और जब ज़रूरत ना हो तो उसको हटा दिया जाए। ऐसा बहुत सारी गुंजाइश हैं। फिर भी आपकी बात को मानते हुए ये मान लेते हैं कि चलो इंटरनेट के थ्रू इसमें जो है कनेक्शन नहीं होता है और टेम्परिंग या इसमें हैकिंग नहीं की जा सकती, परंतु वो भी मेरे हिसाब से तो पूर्ण नहीं है। दूसरी बात आती है, भाई कोई भी मशीन जो आज हम इंटरनेट से यूज़ कर रहे हैं, पहले बहुत सारी ऐसी मशीनें हुआ करती थी, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम सिग्नल बेस से यूज़ किया करते थे, जैसे कि मोबाइल है। आज हम ज़्यादातर मैसेज वगैरह भेजते हैं तो व्हाट्सएप से भेजते हैं, फेसबुक से भेजते हैं या और अन्य सॉफ्टवेयरों से भेजते हैं, परंतु बहुत समय पहले इसको डायरेक्ट मैसेंजर से भेजते थे, मैसेज से भेजते थे। और जो बात किया करते थे, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप से भी बात कॉलिंग कर लेते हैं और भी सॉफ्टवेयर उनसे कॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन पहले जो है केवल सिम के ज़रिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ही बात होती थी। और कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि सिग्नल बेस जो होता है वो इंटरनेट बेस से ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इंटरनेट भी सिग्नल बेस पे ही चलता है। तो बहुत सारे काम पहले से ही सिग्नल बेस पे किए जा रहे हैं, जो 2 तरह का होता था, एक CDMA और एक GSM टाइप का। GSM टाइप का जो होता था वो स्मॉल दूरी के लिए यूज़ होता था, और CDMA जो है वो लॉन्ग दूरी की डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता, सिग्नल बेस। तो क्या आपके यहाँ पे आपकी जो मशीन है उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर सिग्नल काम करते हों? ऐसा तो प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में ये बात ज़ोरों शोरों से सामने आई थी कि ईवीएम मशीन का पासवर्ड खोलने के लिए
एक ओटीपी जाता है और वो एक किसी नेता के रिलेटिव के पास या उसके फ़ोन में वो ओटीपी गया था। तो मेरे भाई, जब ईवीएम को खोलने के लिए या उसमें कुछ सेटिंग करने के लिए अगर उसमें पासवर्ड है और उसको ओपन करने के लिए अगर ओटीपी किसी मोबाइल के अंदर जाता है, तो ये बात तो साबित हो जाती है कि इसके अंदर सिग्नल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। और अगर सिग्नल बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो आप किस आधार पे ये कह सकते हैं कि उसमें हैकिंग नहीं की जा सकती है, उसमें टेम्परिंग नहीं की जा सकती। 101% तक जहाँ पर भी सिग्नल काम करता है वहाँ पे हैकिंग या टेम्परिंग की जा सकती है जनाब, उस बात को आप जान लीजिए। इसलिए ये बात आपकी पूर्णतः खारिज होती है कि उसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता और उसमें हैकिंग की नहीं की सकती। ये तो साबित है कि ओटीपी जाता है, जब ओटीपी जाता है तो सिग्नल बेस्ड टेक्नोलॉजी से तो लैस है। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ, जो आपने तीसरा जवाब दिया है कि भाई ईवीएम मशीन जो होती है वो कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, उसके 2-3 पार्ट्स हैं और वो राजनेताओं के और कैमरों के बीच से होकर गुजरती रहती है। वहाँ पर इतना समय नहीं मिलता है कि उसमें कोई भी फिज़िकल टेम्परिंग की जा सके। आपकी बात सही है, पर भाई मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेम्परिंग, जो फिज़िकल टेम्परिंग है, वो 3 प्रकार की होती है। पहली ये कि उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को ही चेंज कर दिया जाए। हार्ड ड्राइव हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, चिप हो सकती है, जो भी चीज़ हो उसके अंदर उसको हम उठा के उसको निकाल दें और अपने डाटा वाली जो हमारे मनमाफिक डाटा होता है जिस ड्राइव में या जिस चिप में, उसको हम इंस्टॉल कर दें फिज़िकली। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसमें मैनुअल उसके अंदर जैसे पूर्ण प्रक्रिया बोटिंग की होती है उस प्रकार से उसको बार बार बोट डाल के उसके बोट बढ़ा दें या किसी और के कम कर दें, जो कि बहुत बड़ी संभावना है। ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आपके अफसरों पे तो विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब चंडीगढ़ जैसे चुनाव में आपने खुलेआम धांधली की, वहाँ पे कोर्ट को वो फैसला बदलना पड़ा, तो इस बात की तो 100% गुंजाइश है कि ऐसा किया जा सकता है और ऐसा लोग करते भी होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से परिणामों में पता चल रहा है कि इतने % वोट पड़े थे और इतने बढ़ गए और उतने % पड़े थे तो इतने बढ़ गए। तो ये मशीन अपने आप तो कर नहीं सकती, क्योंकि मशीन के बारे में, कंप्यूटिंग मशीन के बारे में वैज्ञानिकों ने एक बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी एक परिभाषा दे रखी है जो कटु सत्य है कि भाई कोई भी कंप्यूटिंग मशीन जो है वो अपने आप कोई गलती नहीं करती है। उसके अंदर होने वाली जो गलतियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की गलतियां होती हैं, जो उसको चलाने वाला होता है उसके ही द्वारा की गई गलतियां होती हैं। तो ये बात तो साबित है कि अगर किसी ईवीएम के अंदर अगर डाटा बढ़ रहा है या उसमें कम हो रहा है, जो वोट पड़े हैं उसके अलावा, तो जाहिर सी बात है उसमें छेड़खानी की गई है। 101% उसमें छेड़खानी की गई है। उसके अंदर या तो आपने उसके वोट बढ़ाए हैं या फिर कम करें, ये तो साबित है, क्योंकि मशीन अपने आप कोई भी गलती नहीं करती, जो चलाने वाला होता है वो ही गलती करता है। ये तो साइंटिस्टों ने इस बात को क्लियर पहले ही कंप्यूटिंग मशीन बनाते समय ही बोल दिया है। तीसरा जो तरीका आता है कि आजकल क्या चल रहा है कि भाई हम बाहर से अपना सॉफ्टवेयर, अपना डाटा जो है उसके अंदर डाल सकते हैं। हमारा जो मशीन के पोर्ट होंगे वो किस प्रकार के पोर्ट हैं, अगर कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र वाला पोर्ट है जिससे डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे USB पोर्ट हुआ या फिर PS2 पोर्ट हुआ या फिर और अदर पोर्ट्स होते हैं जिनसे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, अगर मशीन के अंदर पोर्ट लगे हैं तो बाहर से भी हम पेन ड्राइव या अपने हार्ड डिस्क या किसी और चीज़ मोबाइल से
जिसके अंदर बाहरी डिवाइस के अंदर जो डाटा है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने अभी तक पब्लिक को ये नहीं बताया कि आपकी ईवीएम मशीन में कितने प्रकार के पोर्ट हैं और वो पोर्ट क्या क्या काम करते हैं, उनसे किस किस प्रकार का डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है और क्या क्या उनसे नहीं होता है। तो आपकी ये बात कहना कि भाई उसमें फ़िज़िकल टेम्परिंग नहीं की जा सकती या नहीं होती है, ये सरासर निराधार है, गलत है, क्योंकि ऐसा किया जाता है और ऐसा आप करते हो। मैं सीधे सीधे आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, क्योंकि मशीन में स्वतः तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, उसमें एक वोल्ट भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता अगर उसका सॉफ्टवेयर ठीक है तो। ये तो आप मान लीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि इसके सबूत ना हो, क्योंकि भाई कैमरा बंद करके अगर 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कैमरा बंद करके अगर आप सब ऐसा करते हैं तो उसका कोई सबूत तो मिलेगा नहीं। और किसी भी राजनेता को पैसे दे के लालच में लेना या फिर उसकी नज़र को भटकाना, ये कौन सी बड़ी बात है। जब आप कैमरे के अंदर खुलेआम चंडीगढ़ जैसे चुनाव में धांधली कर रहे हो तो कहाँ नहीं कर सकते। तो 100% इसमें गुंजाइश है कि फिजिकल टेम्परिंग हो सकती है। ये आपका तीसरा जवाब था जिसका उत्तर मैंने दे दिया, और उसके अंदर प्रश्न भी है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। चौथी जो बात है वो ये है कि हमको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर मशीन में चेंजेस करने के लिए। बहुत पहले से ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। वायरस कोडिंग, छोटे से 2-3 लाइन का वायरस कोडिंग होता है जो क्या करता है कि जो आपका पुराना परिणाम होगा, जो भी डाटा होगा, उसको 2 ही काम करता है। वो या तो उस डाटा को चेंज कर देगा या फिर उस डाटा को ख़त्म कर देगा। वायरस होता है और वायरस को डालना बहुत आसान होता है। किसी भी पेन ड्राइव से कहीं पर भी किसी भी डिवाइस कनेक्ट, पेन ड्राइव से या मोबाइल के सिग्नल के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू या किसी भी और तरीके से केबल के थ्रू हम बड़ी आसानी से 2 मिनट के अंदर उस वायरस को डाल सकते हैं। 2 मिनट बहुत होते हैं, 1 मिनट से पहले डाल सकते हैं। बहुत छोटा कोडिंग होता है और इस बात का पता भी नहीं चलता कि इस कंप्यूटर पे, ये इस मशीन पे जो है वायरस का हमला हुआ है, और वो वायरस अपना काम बड़ी आसानी से कर जाता है। जैसी मशीन चालू होती है वो अपना काम कर देता है। जिस प्रकार के हमको परिणाम चाहिए होते हैं वैसे परिणाम वो दे देता है। इसी को हम वायरस कहते हैं। तो भाई आप कैसे कह सकते हैं कि उसके अंदर फिजिकल टेम्परिंग नहीं होती है या किसी भी प्रकार की टेम्परिंग नहीं होती है? भाई होती है। कोई भी कंप्यूटिंग मशीन, कोई भी मशीन जो इंसान द्वारा बनाई गई है, उसमें कुछ भी हो सकता है। वो मशीन तभी तक ईमानदार है जब तक उसको चलाने वाला ऑपरेटर ईमानदार है। अगर ऑपरेटर ईमानदार नहीं है तो दुनिया की कोई भी मशीन ईमानदार नहीं हो सकती। कोई भी मशीन ईमानदार नहीं हो सकती अगर उसको चलाने वाला ऑपरेटर ईमानदार नहीं है तो। ये 4 जो प्रश्न हैं मेरे, ये प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं जो मैंने आपको दिया है। अब इसके बाद हम 5वें प्रश्न पर आ रहे हैं जो शायद आपने पूछा नहीं है या उसको छुपाया गया है, और इसको मैं पूछना चाहता हूँ। भाई आज के टाइम पे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उनके अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर या मशीन के अंदर एक डिवाइस भी लगाई जाती है, रियल टाइमिंग मशीन या रियल टाइमर सॉफ्टवेयर जो होता है, वो आजकल हर सॉफ्टवेयर के अंदर डाला जाता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। वो क्या करता है कि किसी भी मशीन के अंदर अगर हमें पता करना है कि इसके अंदर रियल टाइमर पड़ा है, तो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि उसके अंदर डेट और टाइम दोनों स्वचालित होते हैं। यानी कि अगर आज मेरे कंप्यूटर में रियल टाइमर है और आज की डेट में 10 तारीख है और 12 बजे का टाइम है और इस समय कंप्यूटर बंद कर दूँ, अब से 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मैं उस मशीन को खोलूँ, तो जिस समय मैं मशीन को खोलूँगा उसी समय
सेम वही टाइम उस सिस्टम में दिखेगा और डेट भी वही दिखेगी। जबकि मैंने 10 या 15 दिन या 5 दिन तक उसमें कोई करंट नहीं प्रवाहित किया है, उसके बावजूद भी उसमें टाइम और डेट जो है बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स दिखेगी। इसी चीज़ को बोलते हैं रियल टाइमर। और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो उसके अंदर बहुत सिंपल सी कोडिंग होती है कि रियल टाइमर के आधार पर हम अपना जैसा चाहें वैसा परिणाम ले सकते हैं। मैंने एक्सेल पे एक डेमो ईवीएम मशीन का सॉफ्टवेयर बनाया है। एक्सेल बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है जिस पे बहुत सिंपल से सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। उसमें रियल टाइमर का मैंने इस्तेमाल किया है। मेरा इसी यूट्यूब चैनल पे नीचे एक ईवीएम के नाम से एक पड़ा है, वीडियो पड़ा है कि ईवीएम से चुनाव लोकतंत्र की हत्या नामक उसका टाइटल है। तो आप लोग उसको पढ़ के उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो। उसमें रियल टाइमर का यूज़ मैंने किया है, किस तरीके से उसने उसका यूज़ किया है और वो किस तरीके से काम कर रहा है आप उसको देख सकते हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि रियल टाइमर आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई। रियल टाइमर एक गजब की चीज़ है जो क्या करती है, आपकी इच्छा अनुसार आपको सॉफ्टवेयर को छूने की आवश्यकता नहीं है, सॉफ्टवेयर डालने की भी आवश्यकता नहीं है, सिग्नल की भी ज़रूरत नहीं है, करंट की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि उसको चालू करने की भी ज़रूरत नहीं है। बंद अवस्था में ही जैसे ही वो टाइम आएगा आपका सारा का सारा डाटा चेंज होके एडिट होके जैसा आपने उसमें कमांड दी होगी प्रोग्राम में उसी के अनुरूप पूरा सेट हो जाएगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर कई जीबी का डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर अंदर। मतलब साफ है कि आज अगर मान लीजिए 10 तारीख है, आज अगर वोट पड़े हैं, आज भले ही कोई ए बी 2 बंदे हैं, अगर ए बंदा आज जीत रहा है 100 वोटों से, तो मैं चाहता हूं कि जब 15 तारीख को 5 दिन बाद जब वोट खुलेंगे, 15 तारीख को सुबह 8:05 पर ये वोट खुलेंगे, तो मुझे ए को हराना है और बी को जिताना है। तो जो कंपनी प्रोग्राम बनाती होगी या जिसने चुनाव कराने से पहले ही उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला होगा उसके अंदर रियल टाइमर का यूज़ करके एक कोडिंग की होगी कि भाई इसके अंदर इतनी तारीख को इतने बजे इतने मिनट और इतने सेकंड पर इसका चाहे जो पहले का डाटा कुछ भी रहा हो, कुछ भी हो, वो ना हो कि जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वो डाटा 15 तारीख को 8:04 तक सेम वही रहेगा, रियल डाटा रहेगा जो चुनाव के समय बूथ पे हुआ पड़ा होगा। ऐसा चालाक लोग करते भी हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बीच में अगर किसी को डाउट हुआ तो वो कभी भी उस मशीन का चेकिंग करा सकता है। तो लास्ट समय तक, यानी कि लास्ट समय 1 मिनट पहले तक वो डाटा वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन लास्ट के 1 मिनट में जैसे ही 5वां मिनट चालू होगा और 5वें मिनट में पूरा का पूरा डाटा चेंज होके एडिट होके आपके अनुसार वो डाटा शो ऑफ होने लगेगा। ये कमाल है रियल टाइमर का। और आजकल ये कहना कि कोई मशीन रियल टाइमर उसके अंदर नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ नामुमकिन सी बात है। सभी के अंदर रियल टाइमर होता ही है। आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं अगर कोई मशीन ऐसी है जिसके अंदर डेट और टाइम स्वतः अपने आप चेंज हो रहे हैं और सही सलामत चेंज हो रहे हैं, बंद होने के बाद भी चेंज हो जा रहे हैं, तो समझ लीजिए उसके अंदर रियल टाइमर है। और रियल टाइमर है तो उसमें 100% नहीं 1000% गुंजाइश है
कि उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी किया जा सकता है, ऑलरेडी पहले ही किया जा सकता है, और जिस तारीख, जिस डेट, जिस दिन, जिस समय हम चाहें उस समय अपने परिणाम बिना छुए उसमें चेंज कर सकते हैं। भाई इससे बढ़िया और सुविधा क्या होगी। तो कोई भी मशीन जो भी इंसान बनाता है वो पूर्ण रूप से जो है ईमानदार नहीं होती जब तक कि उसको चलाने वाला ऑपरेटर जो है वो ईमानदार ना हो। तो ये बात कहना कि किसी के अंदर छेड़खानी नहीं होती, ऐसा नहीं होता, तो भाई ये बहुत गलत है। इन मशीनों में छेड़खानी हो सकती है, 101% हो सकती है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सामने आना चाहिए, मिलके इसके खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए, जन क्रांति करनी चाहिए, इसको हटवाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से चाहते हैं देना तो वो दे सकते हैं इधर उधर कुछ भी, लेकिन आपको मिलने वाला कुछ नहीं। और मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि ईवीएम को बैन करने के लिए पूर्ण आंदोलन होना चाहिए। ईवीएम बैन से पहले कुछ भी नहीं मानना चाहिए कि वीवीपैट लगाएंगे, कि ये करेंगे, वो करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बैलेट पेपर के अलावा किसी भी तरह का किसी भी चीज़ को मानना पूर्णतः बेईमानी है, बेईमानी है। बैलेट पेपर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से 101% ईवीएम का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वोटिंग में, तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो 5 पॉइंट बताए हैं या 5 प्रश्न हैं मेरे, इन पे गौर फरमाइए और जल्द से जल्द इसके खिलाफ आंदोलन करिए, इसको हटवाइए, संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करिए। ये ईवीएम को हटाना बहुत आवश्यक है। ये हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, नासूर है। और जब तक ये रहेगा समझ लीजिए कि देश का विनाश होता चला जाएगा। आम जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। तो इन सब चीज़ों से अगर निजात पानी है तो हमको सिर्फ और सिर्फ जो है ईवीएम पे हमला करना होगा, ईवीएम को हटाना होगा। ईवीएम को बगैर हटाए हम कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन होने के कारण सरकार का उनके जो डर है, उनको चुनाव हारने का कोई डर है नहीं। वो वही चुनाव हारते हैं जो वो स्वयं हारना चाहते हैं, अदरवाइज़ वो कोई भी चुनाव हारते नहीं हैं भाई, वो खुद हारते हैं। इसलिए इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार ही नहीं होना चाहिए, इसको पूर्ण रूप से बैन करना चाहिए। जब तक ये पूर्ण रूप से बैन ना हो तब तक चुनाव के अंदर शरीक नहीं होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। इस पर बैन पूर्ण रूप से अनिवार्य है। संविधान अगर बचाना है, देश बचाना है, मानवता को बचाना है, तो इस ईवीएम को नष्ट करना ही होगा, इसको बंद करना ही होगा और नेताओं को आगे आना ही होगा। ना तो सिर्फ इसमें पब्लिक कुछ कर सकती है और ना सिर्फ नेता कुछ कर सकते हैं, इसमें दोनों लोगों को मिलके लड़ना होगा, तभी जाके ये चीज़ें ख़त्म होंगी। जब ये ख़त्म होंगी तभी देश में कुछ प्रगति की किरण दिखाई देगी, उससे पहले कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सब अंधकार में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। बस बाकी आप सब लोग समझदार हैं। आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं, समझाएं कि जैसा जो हमारा चिलमिया आयुक्त बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो सब झूठ बोल रहा है, फर्जी बोल रहा है। जिस आदमी ने, जिस सरकार ने देश के सब बड़े से बड़े पावरफुल तंत्रों को हैक कर रखा है, वो सरकार ये कह रही है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। किस मुंह से कह रही है भाई? जो आदमी एक छोटे से चुनाव को चंडीगढ़ में लड़ने के लिए, जीतने के लिए इतनी बड़ी धांधली कर सकता है कैमरे के सामने, वो ये कह रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उसकी बात पे कैसे विश्वास करोगे? वो विश्वास करने योग्य है ही नहीं। और स्पष्ट बता दूं मैं आपके लिए, मेरा ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, अगर कोई भी आदमी ये कहता है
कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता या ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती, तो मैं समझता हूँ वो धरती का सबसे महामूर्ख इंसान है। और यदि वो बंदा पढ़ा लिखा है तो वो सिर्फ महामूर्ख नहीं है, वो महादुष्ट भी है इस धरती का। उसकी बातों में ना आए और अपना एक टारगेट और एजेंडा लेके चले। इसको हटाना है तो हटाना है, ईवीएम को हटाए बिना मानना नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जय भीम, जय भारत।